इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो रेक्टिफिकेशन होता है किसका होता है और किसका नहीं होता है। क्लियर है? तो जो रेक्टिफिकेशन का जो प्रोविजन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो है सेक्शन 26 में। क्लियर है? सेक्शन 26 के अनुसार जो रेक्टिफिकेशन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट का होता है। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वह एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल है बाय लॉ। क्लियर है? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और दूसरा जिस चीज का रेक्टिफिकेशन होता है वो है इंस्ट्रूमेंट जो लिखित में होना चाहिए। क्लियर है? और वह इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। वह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसपे कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाई होता हो। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है वह प्रोसेस जिसके थ्रू हम मिस्टेक को करेक्ट करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई मिस्टेक है तो पार्टी टू डॉक्यूमेंट रेक्टिफिकेशन के लिए जाता है ताकि वह उस मिस्टेक को करेक्ट किया जा सके। क्लियर समझ में आ गया? और यहां जो टर्म इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है उसका क्या मतलब होता है? तो इंस्ट्रूमेंट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसका संबंध पार्टी के राइट एंड लायबिलिटी से होता है। क्लियर? अब एग्जांपल के तौर पे इंस्ट्रूमेंट चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है? समझ में आ गया पॉइंट? तो पहले पॉइंट के अनुसार कि किनका रेक्टिफिकेशन होगा या किनका नहीं, तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट या वह इंस्ट्रूमेंट जो लिखित में है और वह इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है। वह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसपे कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाई हो, 2013 नहीं, 1956। ठीक है? तो कहने का मतलब कि अगर कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है वह दस्तावेज जिसका संबंध कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन से। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए आपसे कुछ इस तरीके से सवाल पूछ लिया गया कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या रेक्टिफिकेशन होगा सेक्शन 26 के तहत जिसपे 2013 का जो एक्ट है कंपनीज एक्ट वो अप्लाई हो तो होगा। ठीक है? क्लियर समझ में आ गया? अब आते हैं जो दूसरा ग्राउंड है कि जो रेक्टिफिकेशन होगा वो किन ग्राउंड पे होता है। तो देखिए रेक्टिफिकेशन का जो ग्राउंड है वो क्या है कि अगर पार्टी के म्यूचुअल मिस्टेक या फ्रॉड के कारण जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, या डॉक्यूमेंट का क्या मतलब, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो रिटन इंस्ट्रूमेंट है, वह रियल इंटेंशन को शो नहीं कर रहा है पार्टी का। क्लियर समझ में आ रहा है बात? फिर से रिपीट करते हैं। अगर मान लीजिए ए और बी, ठीक है, दो पार्टी है किसी कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट में और ये दो पार्टी मिलके जो कॉन्ट्रैक्ट या जो इंस्ट्रूमेंट को साइन किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ठीक है, वो जिस इंटेंशन से बनाया है, ठीक है, वो इंटेंशन को शो नहीं कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट या वो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? क्लियर समझ में आ रहा है बात? अब यहां पे क्यों नहीं कर रहा है? तो यहां पे फ्रॉड हो सकता है वजह या फिर म्यूचुअल मिस्टेक पार्टी का। तो इस ग्राउंड पे अगर अप्लाई किया गया कि नहीं रियल इंटेंशन शो करना चाहिए, ठीक है, तो जो कारण है उस कारण को रेक्टिफाई किया जाए। कोर्ट में अप्लाई किया जाता है किस लिए कि जो कारण है, जो कारण छुप रहा है, जो इंटेंशन छुप रहा है पार्टी का, जो शो नहीं हो रहा है, वह इंटेंशन शो हो। तो वो इंटेंशन शो कैसे होगा? तो वो जो फ्रॉड हुआ है, जो म्यूचुअल मिस्टेक है डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, उसको रेक्टिफाई किया जा सके। ठीक है? समझ में आ रहा है पॉइंट? तो रेक्टिफिकेशन का ग्राउंड क्या हो रहा है कि अगर पार्टी टू डॉक्यूमेंट्स हियर मींस टू से कॉन्ट्रैक्ट और रिटन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? अगर रियल इंटेंशन शो नहीं कर रहा है पार्टीज का, ठीक है, जिस इंटेंशन के साथ डॉक्यूमेंट दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट या रिटन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था वह इंटेंशन शो नहीं हो रहा है ड्यू टू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सके। ठीक है? तो म्यूचुअल मिस्टेक और फ्रॉड के ग्राउंड पे अगर इंस्ट्रूमेंट रियल इंटेंशन शो नहीं कर रहा है तो यहां पे ये ग्राउंड बन जाएगा कि पार्टी टू सच इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ सच मिस्टेक और फ्रॉड। आपको एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए है और बी है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किस बात को लेके हुआ कि बी को माफ कीजिएगा, बी को एक सादा घोड़ा चाहिए, ठीक है, व्हाइट हॉर्स खरीदना है, व्हाइट हॉर्स खरीदना है, ठीक है, क्लियर है। बी को व्हाइट हॉर्स खरीदना है, ए से, इस बात को लेके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ। लेकिन ए के पास 3 व्हाइट हॉर्स है, 3 सादा घोड़ा है। अब सवाल यह था कि आखिर इन तीनों में से कौन सा सादा घोड़ा को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी में। तो यहां पे देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो पार्टी का रियल इंटेंशन शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहां जो मिस्टेक है इसको इसी को करेक्ट करने के लिए पार्टी क्या करेगा, रेक्टिफिकेशन के लिए जाएगा, ठीक है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है फॉर द सेल ऑफ व्हाइट हॉर्स, वो व्हाइट हॉर्स कौन सा है तीनों में। क्लियर, समझ में आ गया बात। अब आता है जो पॉइंट नंबर 3 है कि आखिर रेक्टिफिकेशन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। क्लियर है। तो पहला, पार्टी टू सच डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट। पहला, जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट में वह या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। मैं यहां क्या टर्म यूज किया, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का बात नहीं किया हूं। मैं क्या बात किया हूं, मैं बात कर रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट का। उस पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट होगा वही अप्लाई कर सकता है। तो पहला क्या हो गया, पार्टी और उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। और इसका क्या मतलब हुआ, तो पार्टी का जो असाइनी होगा, ठीक है, वह अप्लाई कर सकता है, पहला। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई सूट है और उस सूट का जो संबंध है, उस सूट में जो फैक्टिंग इशू है वही इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया जाना है, ठीक है। तो वह इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है और फैक्टिंग इशू जो सूट में वह इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उससे जो राइट निकल रहा है, उससे जो राइट अराइज हो रहा है, ठीक है, वह राइट ही को लेके ही पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है। दैट मीन्स कि मान लीजिए कोई सूट है जिसमें एक पक्ष होता है प्लेंटिफ और दूसरा पक्ष होता है डिफेंडेंट, ठीक है। अब इस सूट का संबंध किस चीज से है, दैट मीन्स इस सूट जो इंस्टीट्यूट हुआ है इसमें फैक्टिंग इश्यू क्या है, वह राइट जो अराइज हुआ है इस इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट से, जिसको रेक्टिफाई करना है। क्लियर है। तो इस सूट का में जो प्लेंटिफ है वो अप्लाई कर सकता है फॉर रेक्टिफिकेशन। क्लियर है। और इस सूट में जो डिफेंडेंट है वो भी रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकता है। तो सवाल यह उठता है कि प्लेंटिफ जो अप्लाई करेगा रेक्टिफिकेशन के लिए तो कैसे करेगा, तो अपने प्लीडिंग के माध्यम से करेगा, दैट मींस अपने प्लेंट के माध्यम से करेगा। और डिफेंडेंट अपने डिफेंस पे रेक्टिफिकेशन का मांग कर सकता है। इस सूट में, ऐसे सूट में जो डिफेंडेंट है वो अपने डिफेंस में रेक्टिफिकेशन का मांग कर सकता है बाय वे ऑफ रिटन स्टेटमेंट। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। तो और चौथा जो रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, जो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है रेक्टिफिकेशन के लिए, वो है कोर्ट। कोर्ट भी सू मोटो अप्लाई कर सकता है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। तो दैट मीन्स कि तीसरे पॉइंट से आपको यह समझ में आ गया कि 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। पहला, जो इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट में पार्टी है या फिर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। और जो दूसरा है वो है प्लेंटिफ उस सूट में जिस सूट का संबंध उस राइट से है, जो राइट अराइज हुआ है उस इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से, जिसको रेक्टिफाई करना है। और उस सूट में जो डिफेंडेंट है वो भी रेक्टिफाई के लिए इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट। अब यहां पे सूट इंस्टीट्यूट करने का डिफेंडेंट को लेकर क्या मतलब हो रहा है कि वह अपने रिटन स्टेटमेंट के थ्रू अपना डिफेंस लेगा रेक्टिफिकेशन का, ठीक है, कि नहीं इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई किया जा सके। क्लियर, समझ में आ गया। और जो चौथा पॉइंट है वो कौन कर सकता है रेक्टिफिकेशन के जाएगा, वो जाएगा कोर्ट, सू मोटो। दैट मींस अपने ओन मोशन पे भी इंस्ट्रूमेंट को वो रेक्टिफाई कर सकता है कोर्ट। क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 होता है कि कब रेक्टिफिकेशन अलाउड नहीं करेगी कोर्ट। दैट मींस कि अगर जो पार्टी इंटाइटल्ड है टू क्लेम रेक्टिफिकेशन, उसके क्लेम को कोर्ट रिफ्यूज कर देगी, तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोर्ट को यह लगा कि जिस इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करना है, दैट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट
या फिर जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो पार्टी का रियल इंटेंशन शो नहीं कर रहा है, कारण म्यूचुअल मिस्टेक या फ्रॉड, परंतु उस कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट से जो राइट जो इवॉल्व हुआ है वो राइट जो है अब क्रिएट हो चुका है किसी तीसरे व्यक्ति के फेवर में। ठीक है, दैट मीन्स कि उस इंस्ट्रूमेंट से जो राइट का उत्पत्ति हुआ वो राइट अब किसका हो गया है, किसी तीसरे व्यक्ति का, और वो तीसरा व्यक्ति उस राइट को कैसे इनकर्ड किया है, कैसे प्राप्त किया है, गुड फेथ में, और दूसरा फॉर वैल्यू। तो ऐसे परिस्थिति में अगर कोर्ट को यह लगा कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करेंगे तो इससे उस व्यक्ति के अधिकार को क्षति पहुंच सकता है, ठीक है, जो गुड फेथ में और उस राइट का वैल्यू दे के उस राइट को ऑब्टेन किया है, तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट रिफ्यूज कर देगा रेक्टिफिकेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, समझ में आ गया कि कोर्ट कब अलाउ नहीं करती है रेक्टिफिकेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आज का जो पांचवा टॉपिक है, पांचवा पॉइंट है, माफ कीजिएगा, पांचवा पॉइंट है रिलेवेंट केस। ठीक है, तो रिलेवेंट केस है डगडू वर्सेस भाना का। अब डगडू वर्सेस भाना का केस में आखिर ऐसा क्या कहा गया ये जानिए कि इस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, वर्डिक्ट दिया कि जब भी रेक्टिफिकेशन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट का नहीं होता है। ये क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बहुत ही फाइन टर्म यूज किया कि डगडू वर्सेस भाना के केस में आप कीजिएगा कि इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का रेक्टिफिकेशन नहीं होता है। होता किस चीज का है? उस कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट में जो मिस्टेक है, ठीक है, उस मिस्टेक का रेक्टिफिकेशन होता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा। केस को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डगडू वर्सेस भाना। क्लियर, समझ में आ गया? अब आते हैं कुछ रिलेवेंट पॉइंट रेक्टिफिकेशन को लेके। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेक्टिफिकेशन का कोर्ट तब तक रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं करेगी जब तक रेक्टिफिकेशन का क्लेम नहीं होगा, चाहे वो प्लेंटिफ के द्वारा हो या डिफेंडेंट के द्वारा। जब तक क्लेम नहीं होगा कोर्ट रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं करेगी, रेक्टिफिकेशन का क्लेम अलाउ नहीं करेगी। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? तो यहां सवाल उठता है क्या कि प्लेंटिफ अगर चाहता है इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करना, या डिफेंडेंट चाहता है, या पार्टी टू सच इंस्ट्रूमेंट चाहता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है रेक्टिफाई हो, कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाइड हो, तो इसके लिए उसको अप्लाई करना होगा, तो ही कोर्ट अलाउ करेगी, ग्रांट करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा पॉइंट? लेकिन अगर मान लीजिए कि प्लेंटिफ जो है या जो पार्टी टू इंस्ट्रूमेंट है, टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो पार्टी अगर अप्लाई नहीं कर पाई, ठीक है, तो क्या बाद में कोर्ट उसको इस बात की अनुमति देगी कि आप लेटर स्टेज पे, सूट के लेटर स्टेज पे आप इंस्ट्रूमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हो? तो सवाल है इसका, जवाब है इसका हाँ। अब यहां क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कोर्ट को यह लगा कि जो डॉक्यूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन मिस्टेक, और उस मिस्टेक के कारण जो रियल इंटेंशन है पार्टी का वो शो नहीं हो रहा है, तो शो हो पार्टी का रियल इंटेंशन। ठीक है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करना जरूरी है, और इसके लिए वो पहले रेक्टिफाई नहीं किया लेकिन बाद में कर सकता है। तो बाद में करेगा तो कोर्ट जब बाद में करेगा तो इस बाद में करने के संबंध में अनुमति दे सकती है पार्टी को। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि पार्टी बाद में अप्लाई करेगा फॉर रेक्टिफिकेशन, तो कैसे करेगा? तो बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, अपने प्लीडिंग को अमेंड करके उसमें क्लाउज जोड़ के रेक्टिफिकेशन का मांग कर सकता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो अमेंडमेंट होता है प्लीडिंग का, वो किस प्रोविजन के अनुसार होता है? तो सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 17 के अकॉर्डिंग होता है अमेंडमेंट टू दी प्लीडिंग। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? तो अब दोस्तों इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 26 में। पहला पॉइंट, क्योंकि आप पॉइंट वाइज याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ दोस्तों, एक पॉइंट जो छूट गया वो ये है कि मान लेते हैं कि अगर पार्टी चाहती है कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड करना, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड करना चाहती है, ठीक है, तो यहां पे अगर वो इंस्ट्रूमेंट, वह कॉन्ट्रैक्ट
रियल इंटेंशन शो नहीं कर रहा है ड्यू टू म्यूचुअल मिस्टेक और फ्रॉड ऑफ द पार्टी टू सच एग्रीमेंट टू सच इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो डिग्री है वो प्रनाउंस नहीं करेगी तब तक जब तक इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाइड नहीं हो जाता। दैट मीन जब तक जो मिस्टेक है वो करेक्ट नहीं हो जाता है। मिस्टेक करेक्ट हो गया उसके बाद प्लेंटिफ या पार्टी टू सच इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वह मांग कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट, दैट मीन कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट? ये पॉइंट छूट रहा था। अब क्या था पहला पॉइंट कि रेक्टिफिकेशन होगा तो किसका होता है और किसका नहीं होता है, ये हम लोग समझे। रेक्टिफिकेशन किस ग्राउंड पे होता है ये हम लोगों ने जाना। रेक्टिफिकेशन के लिए कौन सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, इसका मतलब कौन अप्लाई कर सकता है रेक्टिफिकेशन के लिए, तो टोटल ऐसे 4 लोग हैं जो जा सकते हैं, जिसमें से एक कोर्ट भी आता है। क्लियर है? रेक्टिफिकेशन का अलाउ नहीं करेगी कोर्ट, ठीक है। और रेक्टिफिकेशन को लेके जो रिलेवेंट केस है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, डब्ल्यू वर्सेस भाना का केस, और इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था ये हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।